हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, जो कि नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई बुक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग अपना जो प्रीवियस लेक्चर उसमें हम चैप्टर 8 कंप्लीट कराए हमने, जो कि इंडियन पपेट्री है। उसके बाद जो हम यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9, और पूरा का पूरा यहाँ पे आज हम कंप्लीट कर देंगे। और चैप्टर का नाम है इंडियन सर्कस। तो यहाँ नितिन सिंघानिया की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं और पेज टू पेज कवर कर रहे हैं। गाइज, आज का चैप्टर है हमारा इंडियन सर्कस। इसे भी हम आज के ही लेक्चर में पूरा का पूरा ख़त्म करने वाले हैं। और गाइज, यहाँ पे आप लोग अगर बुक देख रहे होंगे तो बुक देख के भी आप बता सकते हो कि यहाँ पे कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करा गया है। अगर अब स्किप होती है कोई चीज़ तो आप प्लीज़ यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और गाइज, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ इस कोर्स को तैयार करा जा रहा है कि पेज टू पेज यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर सकते हो। काफ़ी हद तक, काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा हद तक चीज़ों को कवर कर सकते हो। नोट्स बनाते रहो। और यहाँ पे क्योंकि बुक को मैं पेज वाइज पूरा सब कुछ टोटली पढ़ा रहा हूँ, जिनके पास बुक है वो आपको बता सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी दीपक यादव। आज हम ख़त्म करेंगे अपना इंडियन सर्कस के बारे में। और guys, if you want to take an Academy Plus subscription, then you can take it and use the discount code StudyIS. If you will use this code, then you will get 10% extra off. So guys, use this code StudyIS in order to get 10% extra off. अगर आपको Academy Plus subscription चाहिए तो आप ले सकते हैं। StudyIS का ये जो कोड है इसको इस्तेमाल करना और आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। किस यहाँ पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। और गाइज, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर कोई भी क्वेरीज होती है आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ऑफिशियल्स हैं हम लोग, किस तरीके से हम कोई वर्कर्स हैं, हम लोग डेली यहाँ पर ऑफिस वगैरह जाते हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, किस तरीके से हम लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो गाइज, यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी IAS. यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन जॉइन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट, you can join our Facebook account, and you can also mail your problems. We will sort it out in some times. So guys, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो then you can send us on the various social media platforms of स्टडी IAS. और गाइज, यहाँ पे जो अन अकेडमी है, अन अकेडमी जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया है, और यहाँ पर 3 मेगा बैचेस स्टार्ट हुए हैं। 3 बहुत बड़े बड़े बैचेस स्टार्ट करे गए हैं जो कि आपको प्रिपेयर करेंगे फुल 1 ईयर की प्रिपरेशन के लिए। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, सो गाइज यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं ये 1 ईयर का प्रिपरेशन, जो कि आपको प्रिपेयर कराएंगे यूपीएससी 2020 और 21 के लिए। 25 में से यहाँ पे ये बैच स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस कोर्स, यू कैन टेक इट। और गाइज, यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और यहाँ पर तीनों लैंग्वेज में जो कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है। हिंदी जीएस बैच कोर्स है, उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश जीएस बैच कोर्स भी है। सो गाइज, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, यू कैन गो फॉर इट। और यहाँ पर अब मैं बताता हूँ, अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, या फिर आप 12 मंथ्स का लेते हैं सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ टोटली अप टू यू। बट यहाँ पर अगर आप 24 मंथ्स का यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 75% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, 75% ऑफ मिल सकता है। उसके बाद अगर आप इसके साथ और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं, जो कि सबको चाहिए होता है, देन यहाँ पर आप लोगों को यूज़ करना है कोड स्टडी IAS इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ्स, देन आपको यहाँ पर 58% का ऑफ मिल सकता है। और अगर आपको एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, देन यू कैन यूज़ द कोड स्टडी IAS इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू यूज़ द डिस्काउंट कोड स्टडी IAS। ठीक, अगर आपको जैसा भी लगे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलते हैं, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली इंडियन अकेडमी के बारे में। अब हम बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ इंडियन सर्कस, और ख़त्म करेंगे आज के लेक्चर में ही। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा चैप्टर नंबर 9 है इंडियन सर्कस। सर्कस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कब से स्टार्ट हुए सर्कस, सबसे पहला यहाँ पे सर्कस का खेल कब दिखाया गया, कौन कौन से सर्कस आए, कौन कौन सी सर्कस की कंपनीज आई, जैसे कि हमारा 3 रिंग सर्कस आया, ग्रेट रॉयल सर्कस आया, ग्रेट बॉम्बे सर्कस आया, जेमिनी सर्कस आया, जंबो सर्कस आया। इन सबको हम अपने पूरा का ब्रीफ स्ट्रक्चर देखेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो सर्कस है वो डिक्लाइन हो गया, किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, क्यों डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या थे, और उसको हम दोबारा रिवाइव कैसे कर सकते हैं सर्कस को। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, बने रहिएगा और लेक्चर के साथ साथ अपने नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग इंडियन सर्कस के बारे में थोड़ा बहुत।
अब जो इंडिया है यहाँ पे बहुत टाइम पहले से स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं जो कि यहाँ पे गली गली में परफॉर्म करते हैं, कलाबाजियाँ दिखाते हैं। ये लोग पहले क्या करते थे, एक टाउन से दूसरे टाउन में जाते थे, छोटे छोटे टाउन से यहाँ पे बड़े बड़े टाउन्स में जाते थे दिखाने के लिए, कुछ पैसा अर्न करने के लिए। हाउएवर जो यहाँ पे सर्कस है, अगर हम इसे मॉडर्न सेंस में देखें तो यहाँ पर ये न्यू इंडस्ट्री के रूप में आया, फिर उसके बाद इंडस्ट्री के रूप में इसे यूज़ करा गया सर्कस को। और अकॉर्डिंग टू फिलिप एस्ले के द्वारा यहाँ पे क्या कहा गया है, जो कि एक इंग्लिश सर्कस मास्टर हैं। फिलिप एस्ले एक इंग्लिश सर्कस मास्टर हैं। इनके द्वारा ये कहा गया है जो फर्स्ट इंडियन सर्कस है, जो फर्स्ट इंडियन सर्कस बॉर्न हुआ अराउंड 1880, ठीक, अराउंड 1880 में यहाँ पर फर्स्ट इंडियन सर्कस हमारा बॉर्न हुआ। उसके बाद हम ग्रेट इंडियन सर्कस की बात करते हैं। जो एक ग्रेट इंडियन सर्कस है, ये सबसे पहला मॉडर्न सर्कस था, ठीक है, जो कि फाउंड करा गया था विष्णु पंत छात्रे के द्वारा। आपको याद रखना है, ठीक है, नोट डाउन करो ये चीज़। जो फर्स्ट मॉडर्न इंडियन सर्कस था हमारा, वो था हमारा ग्रेट इंडियन सर्कस, और फाउंड करा गया था विष्णु पंत छात्रे के द्वारा, जो कि एक घुड़सवार थे। ये भी एक थोड़ा बहुत कलाबाज सिंगर थे, घुड़सवार वगैरह, अश्वरोही वगैरह ये भी थे। उसके बाद जो यहाँ पर ये सर्कस था, ये जो फ्लोरिश हुआ, ये धीरे धीरे उठता रहा, ठीक है, किसके पैट्रोनेज के अंडर में, राजा कुर्दुवाड़ी के यहाँ पे पैट्रोनेज के अंडर में ये सर्कस ग्रो करने लगा। फिर उसके बाद जहाँ पर इस सर्कस के अंदर में, जहाँ पे जो छात्र यहाँ पे वर्क करते थे, एक स्टेबल मास्टर की तरह, ठीक है, एक मास्टर थे वहाँ पर सर्कस में। और जो फर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाया ग्रेट इंडियन सर्कस ने, वो हेल्ड करा गया 20 मार्च 1880 को, ठीक है। आपको अब यहाँ पे ये याद रखना है, जो फर्स्ट इंडियन सर्कस दिखाया गया वो उसकी टाइमिंग क्या है, मार्च 20 1880, ठीक। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा किलेरी कुनिकानन। ये भी यहाँ पे एक पर्सन है, इनके बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, और यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ा यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन सर्कस भी कहा जाएगा, इतना बड़ा दर्जा भी दिया जाएगा। तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम आगे। अब इंडिया में आए, उसके बाद जो छात्र हैं यहाँ पर ये मिले, जो हमारे विष्णुपंत छात्र हैं, ये हम इनसे मिले किलेरी कुनिकनन से। जबकि जो ये कुनिकनन है यहाँ पर ये टूर पे आए थे इंडिया में, ठीक है, तिलीचेरी सिटी में आए थे, जो कि मालाबार कोस्ट पर है। उसके बाद जो यहाँ पे किलेरी कुनिकनन है, ये वर्क करते थे, यहाँ पे ये काम करते थे मार्शल आर्ट की तरह, ठीक है, मार्शल आर्ट टीचर थे और जिम्नास्टिक टीचर थे, जिम वगैरह सिखा रहे थे और मार्शल आर्ट्स सिखाते थे। फिर जब यहाँ पर इनका आग्रह हुआ तो किलेरी ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग देना। अपनी एकेडमी उन्होंने खोली हुई थी, उसमें ये एक्रोबेट्स कलाबाजी की यहाँ पर ट्रेनिंग देते थे। फिर उसके बाद 1901 में इन्होंने अपना खुद का एक सर्कस स्कूल ओपन करा। कहाँ पर ओपन करा? चिराकरा नियर तेलीचेरी में, यहाँ पर केरला में, यहाँ पर इन्होंने अपना एक सर्कस स्कूल ओपन करा, जो कि यहाँ पे एपिसेंटर बना सर्कस रिवॉल्यूशन का इंडिया में, ठीक है। अब यहीं से ही जो है सर्कस धड़ाधड़ कंपनियाँ स्टार्ट हो गई बननी और आने लगे सब एक से बढ़कर एक। अब 1904 में देखें तो एक यहाँ पे कुन्नीकनन के स्टूडेंट थे, इनके छात्र थे, जिनका नाम है परियाली कनन। इन्होंने स्टार्ट करा अपना खुद की सर्कस कंपनी स्टार्ट करी, और नाम क्या दिया उसे? ग्रैंड मालाबार सर्कस का नाम दिया। कुछ अदर कंपनीज भी स्टार्ट करी गई, जैसे कि वाइट वे सर्कस 1922 में स्टार्ट करी गई, ग्रेट रामायण सर्कस 1924 में स्टार्ट करा गया, ग्रेट लायन सर्कस, द ईस्टर्न सर्कस एंड फेरी सर्कस, और अन्य ऐसे कोई भी सर्कस स्टार्ट करे गए इनके द्वारा। उसके बाद यहाँ पर किसने स्टार्ट करे थे? कुन्नीकनन के छात्र ने, स्टूडेंट ने, जो इनका नाम है परियाली कनन। उसके बाद यहाँ पे जो केरला है, ये तो भैया फिर बाज़ार बन गया सर्कस का, क्रेडल ऑफ इंडियन सर्कस कहने लगे। यहाँ पे जो पालन झूलने वाला, पालन जो होता है ना, कहते हैं पालना, ठीक है, जो से यहाँ पर झूले से सर्कस वगैरह दिखाया जाता था, उस टाइप के यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्कस हुआ करते थे केरला में। उसके बाद जब कुन्नीकनन की डेथ हो गई, आफ्टर कुन्नीकनन डेथ 1939 में इनकी डेथ हुई, तो इनके एक स्टूडेंट थे। इनके स्टूडेंट कौन थे? M.K. रमन। इन्होंने इनकी जो परंपरा, इनकी लेगेसी थी, ये कंटिन्यू करी। और 2010 में, ध्यान रखना ये चीज़, ये मेन लाइन है यहाँ पर, 2010 में जो गवर्नमेंट ऑफ केरला है, केरला की गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया एक सर्कस अकेडमी थालासरी में, जहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था, कुन्नीकनन ने स्टार्ट कर दिया सर्कस अकेडमी। गवर्नमेंट ने किनके ऑनर पे स्टार्ट करी? किलेरी कुन्नीकनन के ऑनर पे स्टार्ट करी, और इन्हें एक राइट दे दिया गया, इन्हें यहाँ पर एपिथेट दे दिया गया, किसका? इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्कस कहा गया। किन्हें? किलेरी कुन्नीकनन। अब आपको अगर क्वेश्चन आता है कौन है फादर ऑफ इंडियन सर्कस, तो आपको आंख बंद करके यहाँ नाम बताना, के किलेरी कुन्नीकनन।
उसके बाद यहाँ पे कुछ मेजर मेजर कंपनीज आई, सर्कस की कंपनीज आई इंडिया में। वो कौन कौन सी कंपनीज आई उनको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर इंडियन सर्कस जो कंपनीज थी वो टक्कर नहीं ले पाती थी अमेरिकन और यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स का, यानी कि अमेरिकन यूरोपियन कुछ ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कंपनीज थी, कुछ तगड़े थे वहाँ पे, कुछ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हाई थे वो उनके रूप में देखें तो वो टक्कर नहीं ले पाती थी इंडियन सर्कस कंपनी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक इंटरटेनमेंट की तरह काम करते रहे सर्कस कंपनी इंडिया में, ताकि वो लोग इंडिया में यहाँ पे लोगों को एंटरटेन कर सकें। और कौन से 1990s तक ये ऐसे ही चलता रहा। कुछ मेजर इंडियन सर्कसेस आए, वो कौन कौन से सर्कस आए उनके बारे में बात कर ले रहे हैं। कुछ यहाँ पर अद्भुत, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े सर्कस थे जो कि यहाँ पर सर्कस कंपनियाँ लाई गई। वो कौन कौन सी लाई गई, वो है सबसे पहले हमारा थ्री रिंग सर्कस। अब थ्री रिंग सर्कस को जो के दामोदरन है इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, एज अ फ्लेजिंग सर्कस, यानी कि कुछ उछल कूद वाला, उड़ने वाला, ठीक है, उड़ने वाला क्या होगा, जैसे कूद छलांगों वाला, और उनको कुछ अनुभव भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने सर्कस स्टार्ट करा, जो कि 2 पोल के ऊपर सर्कस था, 2 पोल सर्कस था, 1930s में स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद थ्री रिंग सर्कस ने पॉपुलैरिटी गेन करी पूरे साउथ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया में छा गया भर के। फिर उसके बाद इसका यहाँ पे क्या करा गया, नाम बदल दिया गया, फर्स्ट एंड ओनली 6 पोल थ्री रिंग सर्कस ऑफ एशिया कहलाया गया। क्या नाम नहीं बदला, ये फर्स्ट और ओनली 6 पोल थ्री रिंग सर्कस यहाँ पे बन गया पूरे एशिया का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आया वो ग्रेट रॉयल सर्कस आया। ये एक सबसे पुराना ट्रूप कहा जा रहा है इंडिया का, ठीक है। ट्रूप क्या होता है, यहाँ पे समूह लोगों का सबसे ज़्यादा पुराना ट्रूप कहा जा रहा है इंडिया का। ये स्टार्ट हुआ था मधुष्कर सर्कस के नाम से 1909 में। मधुष्कर सर्कस के नाम से स्टार्ट हुआ था ग्रेट रॉयल सर्कस 1909 में। लेटर बाद में क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया गया किनके द्वारा, NR वालावलकर के द्वारा, और रीनेम कर दिया ग्रेट रॉयल सर्कस, यहाँ पे नाम दे दिया गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने टूर करा सक्सेसफुली अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, और दबादम यहाँ पर अपने सर्कस को ग्रो करने की पूरी कोशिश रही। उसके बाद यहाँ पे आया हमारा ग्रेट बॉम्बे सर्कस। ग्रेट रॉयल सर्कस के बाद आया ग्रेट बॉम्बे सर्कस। ये स्टार्ट हुआ 1920 में। किनके द्वारा स्टार्ट करा गया, बाबूराव कदम के द्वारा। सबसे पहले तो ये जाना जाता था ग्रैंड बॉम्बे सर्कस के नाम से। जो ग्रेट बॉम्बे सर्कस है, ग्रैंड बॉम्बे सर्कस के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1947 में KM कुन्नीकनन, वो वाले कुन्नीकनन नहीं है, वो के थे, समझ लेना। ये KM कुन्नीकनन है, ये किलेरी कुन्नीकनन है। तो जो KM कुन्नीकरन है, ये यहाँ पर भांजे हैं इनके। तो इन्होंने क्या करा, मर्ज कर दिया अपना सर्कस, जो ग्रैंड बॉम्बे सर्कस था इसे अपना मर्ज कर दिया ग्रैंड बॉम्बे सर्कस को, और इसका नाम दे दिया, एक इसे दोबारा नाम दिया ग्रेट बॉम्बे सर्कस, ठीक है। ग्रेट बॉम्बे सर्कस का नाम दे दिया। और उसके बाद ये जो सर्कस है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कस कंपनी कहलाई गई इंडिया में, एक सबसे बड़ी कंपनी। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में कौन सी रही, वो है हमारा ग्रेट बॉम्बे सर्कस। जहाँ पे जो समूह, यहाँ पे कितने लोग काम करते थे, 300 जो होते थे वो तो परफॉर्मर्स ही थे। 300 लोग परफॉर्म करके दिखाते थे सर्कस में, और जो 60 थे वो एनिमल्स थे, ठीक है, 60 जानवर का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जेमिनी सर्कस। अब जेमिनी सर्कस जो कि 1951 में आप इसकी टाइम पीरियड बताई जा रही है। जो जेमिनी सर्कस आया यहाँ पर सबसे पहले बिलीमोड़ा, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर लाया गया। उसके बाद ये हेल्म करा गया MV शंकरन के द्वारा, जो कि एक्स आर्मी मैन है और एक मास्टर भी हैं। मास्टर हैं किस चीज़ के, एरियलिस्ट और एक्रोबैट, यानी कलाबाजी के मास्टर हैं खूब। और यहाँ पे ये पॉपुलर हुए एज अ जेमिनी शंकरन। इनका जो नाम था यहाँ पर शंकरन, उनका नाम ही यहाँ पर बदल दिया और क्या किया गया, इन्हें पॉपुलर कर दिया गया एज अ जेमिनी शंकरन से। और 1964 में क्या हुआ, जो जेमिनी सर्कस था ये ऐसा पहला इंडियन सर्कस बना जो कि इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल को अटेंड कर रहा था, ठीक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो ऐसा कौन सा इंडियन सर्कस है जो सबसे पहला जो कि इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल में गया, वो है हमारा जेमिनी सर्कस। अब यहाँ पे इन लोगों ने जो जेमिनी सर्कस है कुछ शोज़ को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करा, मॉस्को में करा, सोची, याल्ता में कुछ शोज़ वगैरह करे। अब जो जेमिनी सर्कस है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि कुछ इंडियन मूवीज़ में भी दिखाया गया, जैसे कि राज कपूर उसकी मूवी है मेरा नाम जोकर, उसमें यहाँ पर दिखाया गया। उसके बाद आया हमारा जंबो सर्कस, जो कि हमारा लास्ट सर्कस है। यहाँ पे जंबो सर्कस आया। उसके बाद यहाँ पे क्या था, जो जंबो सर्कस था इसे यहाँ पे इंडिया की शान कहा जा रहा है, और ये एक लार्जेस्ट इंडियन सर्कस था मॉडर्न टाइम्स का।
मॉडर्न टाइम्स का ये लार्जेस्ट इंडियन सर्कस था और ये स्टार्ट हुआ बिहार में 1977 में स्टार्ट करा गया। और यहाँ पे फिर ये से प्राप्ति करी गई यहाँ पे शंकरन फैमिली के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पर रशियन एक्रोबेट्स परफॉर्मर्स को यहाँ पे लाया गया ताकि वो सर्कस वगैरह दिखा सकें। रशियन कुछ रशिया से लेके आए परफॉर्मर्स को, कलाबाजों को, जो कि यहाँ पे सर्कस करके दिखाया और उनका यहाँ पर जम्बो सर्कस में यहाँ पर उनसे कुछ परफॉर्म करवाया। देन उसके बाद आते हैं हम लोग सर्कस को देखते हैं वो डिक्लाइन कैसे हुआ। सर्कस जो है यहाँ पर फिर मार्जिनल इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा था, लेकिन वो डिक्लाइन भी बहुत तेज़ी से हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या रीजंस हैं। सिंस यहाँ पे 1990s की बात चल रही है, जो सर्कस इंडस्ट्री है वो यहाँ पर कम होना चालू हो गई। ड्विंडल मतलब कम होनी चालू हो गई और फिर डिक्लाइन भी होने लगी। और यहाँ पे कुछ रीजंस हैं उसके पीछे। ठीक, यहाँ पर 300 इंडियन सर्कस थे 1990 में, लेकिन अब आते आते बचे हैं 2017 में 30 बचे थे, अब तो और ज़्यादा कम हो गए हैं। कुछ रीज़न्स हैं इस इंडियन सर्कस के डिक्लाइनिंग के पीछे, वो क्या है। पहला यहाँ पे रीज़न है, जो इंडियन सर्कस कंपनीज़ हैं ये क्या करती हैं, ये जो अपना व्यापार है उसे सीक्रेट के तौर पे रखती हैं, एक सीक्रेट के तौर पे रखा जाता है। और यहाँ पे इसकी वजह से ये कुछ लोगों, सेलेक्टेड फ्यू, कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाती है। और जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं ये सब इस बिज़नेस में आने से रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को ये सीक्रेट वगैरह पता ही नहीं होता, तो ये लोग कुछ सीक्रेट रखते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये सर्कस वगैरह डिक्लाइन होना चालू होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर बिजनेसमैन वगैरह, मैनेजर्स वगैरह, अच्छे अच्छे मैनेजर्स वगैरह आते तो इसको ऑब्वियसली ग्रो करते। ठीक, एक रीज़न तो ये हो गया। सेकंड रीज़न हमारा क्या है, जो इंडियन सर्कस कंपनीज़ हैं ये क्या फील करती हैं कि जो सर्कस एक्रोबैटिक्स हैं, यानी कि जो सर्कस में कला करके दिखाते हैं, कलाबाज जो होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो भी उनके बचपने से, चाइल्डहुड से ही उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होती है। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है कि चिल्ड्रन को हायर नहीं कर सकते हो। ख़ास कर जो 14 से कम उम्र के लोग होंगे, बच्चे होंगे, लोग कह रहा हूँ बच्चे होंगे, उन्हें आप हायर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर एक रीज़न बना जो कि यहाँ पर सर्कस कंपनी को डिक्लाइन होना पड़ गया। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रीज़न क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये इन्होंने क्या चीज़ लागू कर दी थी, इन्होंने बैन कर दिया था कि वाइल्ड एनिमल्स का, जंगली जानवर का इस्तेमाल नहीं करोगे आप अपने इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने फिर बैन कर दिया 1997 में कि वाइल्ड एनिमल्स का इस्तेमाल नहीं करोगे आप अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए। और यहाँ पे कुछ जो कि यहाँ पे अब क्या हो गया, वाइल्ड एनिमल्स आएंगे नहीं, तो यहाँ पे लोगों का कुछ अट्रैक्शन वगैरह था ऑडियंस का, वो एकदम कम हो गया, ख़त्म हो गया। तो लोग फिर जाना बंद कर दिए। अब बिना, जब उसको कमाई नहीं होगी, सर्कस कंपनी अर्न नहीं करेगी, तो वो तो ऑब्वियसली बात है डिक्लाइन होगी। उसके बाद कुछ इंडियन पीपल्स के बीच में यहाँ पर जो सर्कस है, ये एक कुछ लोग जो होते हैं इंडिया के, यहाँ पे कुछ लोग हैं वो यहाँ पे सर्कस को डेंजरस प्रोफेशन मानते हैं। तो यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे अपने बच्चों को नहीं भेजती और नहीं चाहती कि उनका बच्चा, जो उनका चिल्ड्रन है, वो इस प्रोफेशनल करियर में जाए, सर्कस के करियर में जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, जान का खतरा है, और यहाँ पर ये सब सोचकर ये लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो सर्कस के यहाँ पर सर्कस परफॉर्मर्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए और यहाँ पर सर्कस डिक्लाइन होना चालू हो गया। उसके बाद लास्ट जो हमारा रीज़न है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास जिम्नास्टिक्स में यहाँ पे बढ़ोतरी होते हुए, जो कि जिम वगैरह खुल गए, उसके बाद इंटरटेनमेंट यानी कॉमेडी शोज़ वगैरह आने लगे, कॉमेडी शोज़ है ना, कॉमेडी शोज़ वगैरह आने लगे। इस वजह से यहाँ पर और ज़्यादा जो यूथ वगैरह हैं, जो यंगर जनरेशन्स हैं, इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है वो एकदम खो दिया सर्कस से। और उसके बाद यहाँ पे सर्कस कंपनी क्या हो गई, और डूबने लगी। ठीक है, सर्कस कंपनी क्या हो गई, फॉल हो गई, और वो अपने एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पा रहे थे। जितना चाह रहे थे कि अर्न हो जाए उतना भी नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से जो सर्कस कंपनी यहाँ पर डिक्लाइन हो गई। सो यहाँ पर वेरियस रीजंस हैं कि यहाँ पर सर्कस जो इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन क्यों हुई। अब यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ पढ़ते हैं कि अगर आप ये रेमेडीज़ अपनाओगे तो यहाँ पर दोबारा सर्कस जो कंपनीज़ हैं वो रिवाइव कर सकती हैं, दोबारा जीवित कर सकते हैं। तो वो रेमेडीज़ क्या क्या हैं वो भी हमें पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पे इंडियन सर्कस एकेडमी जो कि थालासरी में खुली 2010 में, इसके साथ साथ यहाँ पर एक
जो यहाँ पर जो ये इंडियन सर्कस कंपनी थी, खुलते यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐसी कगार पे आ गई कि क्लोज़ होने लगी, बंद होने की कगार पे आने लगी। क्यों बंद होने लगी? क्योंकि यहाँ पे ट्रेनीज़ बहुत कम थे और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी। ठीक है, फाइनेंशियल यहाँ पे कुछ बाधा आ रही थी और यहाँ पे ट्रेनीज़ भी बहुत कम थे। हाउएवर कुछ पॉसिबल रेमेडीज़ हैं कि सर्कस को दोबारा जीवित करा जा सकता है। वो कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं, वो ये हैं, दीज आर द रेमेडीज़। तो अभी हम बात करते हैं रेमेडीज़ की। अगर आप अपना ज़्यादातर ज़ोर लगाओगे सेफ्टी रेगुलेशंस के ऊपर और बहुत ज़्यादा आप सख्तता से चीज़ों को लागू करोगे, तो यहाँ पे और सर्कस को यहाँ पर एज अ करियर अपॉर्चुनिटी बनाओगे, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि सर्कस दोबारा ग्रो हो जाए। और सेकंड हमारा यहाँ पे क्या पॉइंट बता रहा है कि जो सर्कस है वो यहाँ पे प्रमोट करा जाता है डाइंग आर्ट्स अमंग द मासेस को। ठीक है, और यहाँ पे जो लोगों का एट्रैक्शन किसके दौरान यहाँ पे बताना चाहिए कि सर्कस को, यहाँ पर सर्कस से कुछ फ़ायदे भी होंगे। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पर सब नुकसान ही समझते हैं। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन है सर्कस परफॉर्मर्स के लिए, सर्कस में जो परफॉर्म करते हैं लोग, उनके परफॉर्मर्स के लिए जो कुछ प्रोटेक्शन है, जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ को क्या करना चाहिए, जो अब देखो होता क्या है, जो ज़्यादातर आर्टिस्ट होते हैं, जो कि परफॉर्मर होते हैं, कलाबाजी दिखाते हैं सर्कस में, जो ज़्यादातर आर्टिस्ट होते हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाता है 40 तक और 40 के बाद तक, 40 की उम्र तक या फिर 40 की उम्र के बाद तक यहाँ पे इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये उछल कूद नहीं कर सकते, उछल कूद करेंगे तो खुद की हड्डियाँ छटक जाएंगी। तो फिर यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, 40 का रिटायर होने के बाद एक मज़दूर की तरह काम करना चालू कर देते हैं। अगर आप इन्हें सिक्योरिटी दोगे, कंपनसेशन दोगे, इनकी ज़रूरतें पूरी करोगे इनके रिटायरमेंट के बाद भी, तो यहाँ पर सर्कस पूरी तरह से ग्रो कर सकता है। तो लोग काम भी करेंगे और फिर लोग देखेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर रेमेडी ये हो गई हमारी। अब लास्ट रेमेडी देखते हैं आज की, और हमारा साथ ही साथ इसका चैप्टर भी ख़त्म होगा। वो है यहाँ पर प्रेजेंटली जो सर्कसेस हैं यहाँ पर, ये किसके, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के अंडर में आता है। लेकिन अगर हम इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ले आएंगे तो ये हमारी एक बेटर स्ट्रेटजी होगी कि यहाँ पर इसे हम सर्कस को दोबारा रिवाइव कर सकें। ठीक है, अगर हम इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ले आएंगे तो फिर यहाँ पर कुछ ज़्यादा चांसेस हैं कि सर्कस दोबारा यहाँ पर रिवाइव कर सके, और कुछ यहाँ पर सर्कस को भी अपना कुछ एज अ आर्ट फॉर्म में एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर, अगर आप मिनिस्टर ऑफ यहाँ पे कल्चर में ले आओगे तो सर्कस ग्रो हो सकता है। सो गाइज, यहाँ पे होगा हमारा आज का लेक्चर एंड, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा चैप्टर 10 के ऊपर, उसे भी हम एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक, निपटा डालेंगे। तो गाइज यहाँ पर आते हैं अपनी मेन इन्फॉर्मेशन पे। अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आप चाहते हो कि हाँ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो या बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे यूपीएससी की बात हो रही है, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से बैचेस भी चल रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप अगर स्टडी IAS कोड इस्तेमाल करोगे, ये कोड इस्तेमाल करोगे स्टडी IAS, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। गाइज मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये ऑफ तो है ही वैसे भी, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो अभी हम बात करते हैं पूरी। उससे पहले अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशंस एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी IAS. You can join our Telegram channel, you can join our Instagram, you can join our Facebook, and you can also mail your problem. We will sort it out in some time. So guys, if you have any problems, if you कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपनी प्रिपरेशन से या फिर सब्सक्रिप्शन कैसे लें, देन यू कैन सेंड अस। उसके बाद यहाँ पे 3 मेगा बैचेस रन हो रहे हैं अनअकैडमी पर, 3 मेगा बैचेस चल रहे हैं पूरा अनअकैडमी पर, जो कि आपको प्रिपेयर करेंगे पूरे साल के लिए। और दिस कोर्स इज़ फॉर UPSC 2020 और 21 के लिए। सो गाइज यू कैन ज्वाइन द बैचेस एंड द बैचेस आर इन द अवेलेबल इन ऑल द 3 लैंग्वेजेस, द बाइलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। सो गाइज किसी में भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, यू कैन गो फॉर इट। और आप अगर चाहते हो UPSC CSE क्रैक करना, तो इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप 2 ईयर्स का यानी
इफ़ यू विल टेक 2 year सब्सक्रिप्शन ऑफ द UPSC CSC कोर्स का अगर आप लेते हैं 2 साल का सब्सक्रिप्शन, तो आपको 75% ऑफ मिल सकता है। बट अगर आपको एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, जो कि सबको चाहिए होता है, देन यू कैन यूज़ द कोड स्टडी IAS इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ओके, ऐसे ही यहाँ पर अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर 58% ऑफ आपको मिल सकता है। देन इफ़ यू वांट टू गेट other extra discount, so guys you can use the code study IAS in order to get 10% extra off। so guys don't forget to use the code study IAS। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर गाइस ख़त्म। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।